हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा। टाइम नहीं है वापस, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा से फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा। आज की कहानी को शुरू करते हैं। भारत की शहजादी को मौत की सजा दिए जाने के ठीक 20 दिन बाद 5 मार्च को अब्बू ढाबी के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। शहजादी के जनाजे में उनके माता पिता और भाई शामिल नहीं हो सके। शहजादी के साथ 5 मार्च को अब्बू ढाबी के उसी कब्रिस्तान में एक और भारतीय नागरिक मोहम्मद रिनाश को भी दफनाया गया। दरअसल शहजादी की मौत के 13 दिन बाद 2 और भारतीय नागरिकों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी। वे दोनों केरल के थे। यह हिंदुस्तान की शहजादी की कब्र का नंबर है। 5 मार्च गुरुवार को अब्बू ढाबी में दोपहर के ठीक 12:30 पर शहजादी को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। शहजादी की कब्र के ठीक बराबर में यह एक दूसरी कब्र है। शहजादी के साथ साथ लगभग ठीक उसी वक्त इस दूसरी कब्र में हिंदुस्तान के मोहम्मद रिनाश को भी दफनाया गया। उसी कब्रिस्तान में शहजादी और मोहम्मद रिनाश के अलावा एक तीसरे भारतीय मूर्तिधरण को भी रिनाश के साथ साथ 28 फरवरी को मौत की सजा दी गई थी। लेकिन मूर्तिधरण के परिवार से कोई भी अब्बू ढाबी नहीं पहुंचा था, इसलिए मूर्तिधरण का अभी अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है। शहजादी के घर से भी शहजादी के जनाजे में हिस्सा लेने के लिए यूपी के बांदा से कोई भी अब्बू ढाबी नहीं पहुंचा था। शहजादी के बांदा से कोई भी शहजादी के जनाजे में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ सका। शहजादी को अब्बू ढाबी के लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर के ठीक 12:30 बजे दफनाया गया। शहजादी, रिनाश और मूर्तिधरण तीनों के ही परिवार वालों का कहना है कि इनकी सजा-ए-मौत रोकने के लिए भारत सरकार समेत किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। यहां तक कि उन्हें सही जानकारी तक नहीं दी गई। शहजादी की मौत की जानकारी तो उसके घर वालों को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली थी। असल में शहजादी, रिनाश और मूर्तिधरण तीनों ने ही एक ही दिन, एक ही तारीख और एक ही वक्त पर यानी 14 फरवरी की रात 10 बजे अपने अपने घर आखिरी बार फोन किया था। इसके बाद 15 फरवरी की सुबह शहजादी को और 28 फरवरी की सुबह रिनाश और मूर्तिधरण को मौत की सजा दी गई। कुछ दोस्तों के माध्यम से संपर्क था, लेकिन शहजादी का परिवार नहीं था। शहजादी के पिता से पहली बार अब्बू ढाबी की एम्बेसी ने 28 फरवरी 2025 को कॉल किया, यह खबर देने के लिए कि आपकी बेटी को फांसी दे दी गई है। तो यह पूरी कहानी क्या थी? इस कहानी को अब शुरू से जानते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर बनी रहें। 15 फरवरी 2025 की रात अब्बू ढाबी की जेल में यूपी के बांदा में अपने घर पर शहजादी का सचमुच यह आखिरी कॉल था। वाकई उसके पास तब वक्त बचा ही नहीं था। इस फोन के रखने के ठीक 5 घंटे बाद अब्बू ढाबी की इसी अलवथब्बा जेल में शहजादी को 15 फरवरी की सुबह 5 बजे गोली मारकर सजाए मौत दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से बताया गया कि यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास शहजादी के पिता के साथ फरवरी 2023 से लगातार संपर्क में था। शहजादी पर एक बच्चे को जानबूझकर जान से मारने का इल्जाम था। 15 फरवरी 2025 सुबह के 5:30 बजे अब्बू ढाबी की अलवतवा जेल में एक भारतीय लड़की को फांसी देने का ऑर्डर दे दिया गया। नाम था शहजादी शब्बीर खान। उसके आखिरी शब्द थे, अब्बू मेरा टाइम खत्म हो गया, और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ ही घंटों बाद उसे हमेशा के लिए फिर खामोश कर दिया गया। यह एक ऐसा केस था जिसमें बहुत से सवाल थे और बहुत से जवाब गायब थे। एक भारतीय लड़की जो हजारों किलोमीटर दूर एक अलग देश में बैठी थी, जो किसी जुर्म की दोषी ठहराई गई थी, लेकिन क्या वह सच में अपराधी थी या फिर यह कोई गहरी साजिश थी जिसमें उसे फंसाया गया था? हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिरकार यह लड़की कौन थी और उसने ऐसा क्या क्राइम किया था, या फिर यह सिर्फ एक ट्रैप था। तो आप मुझे अपने अगले 10 मिनट दो, मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाता हूं। बांदा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर, यही एक साधारण से परिवार का एक छोटा सा घर था। यानी कि शहजादी शब्बीर खान एक मिडिल क्लास फैमिली, जिसमें माँ बाप, पिता शब्बीर खान जो कि मेहनत मजदूरी करते थे, माँ हाउसवाइफ थी। शहजादी का बचपन एक नॉर्मल लाइफ जो अचानक बदल गया। वह स्कूल जाती थी, पढ़ाई करती थी और बाकी बच्चों की तरह उसके भी कुछ सपने थे, कुछ बनने के, कुछ करने के। लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब वह सिर्फ 8 साल की थी। साल था 2004। एक नॉर्मल दिन, घर में रोज की तरह हलचल थी। माँ किचन में खाना बना रही थी और शहजादी वहीं पास में खेल रही थी। तभी एक हादसा हुआ। एक बर्तन गर्म पानी से भरा हुआ था जो कि सीधे किसी भी तरह से शहजादी के चेहरे और शरीर को छूते हुए गिर गया। उसे तुरंत फिर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक मामला काफी गंभीर हो गया था।
इलाज की जितनी भी कोशिश की गई, लेकिन हालत उतनी मजबूत नहीं थी कि कोई बड़ा इलाज हो पाता, जिसके कारण उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। इसलिए साथ में पढ़ने वाले उसे अलग नजरों से देखने लगे, लोग फुसफुसाने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। धीरे धीरे उसने लोगों से कम बात करना शुरू कर दी। परिवार भी परेशान था। शादी ब्याह की बातें शुरू तो हुई, लेकिन कोई ज्यादा इस पर बात नहीं करता था। हादसे के बाद शहजादी सिर्फ एक चीज सोचती थी, क्या अब उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी रहेगी? क्या लोग उसे हमेशा ऐसे ही देखते रहेंगे? लेकिन उसने हालातों से हार नहीं मानी। बांदा के ही एक एनजीओ यानी कि रोटी बैंक से वह जुड़ गई, जहां गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। यह उसकी पहचान का एक नया तरीका था। लोगों की मदद करके वह खुद को मजबूत महसूस करने लगी। पर यह सब करने के बावजूद उसके दिल में एक चीज हमेशा चुभती थी, अपने चेहरे को फिर से पहले जैसा देखना। वह जानती थी कि इसके लिए प्लास्टिक सर्जरी ही एक आखिरी उपाय है, लेकिन उसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपने लिए कुछ ऐसा कर पाएगी? शहजादी के सामने दो रास्ते थे, या तो वह हालातों के सामने हार मानकर बैठी रहे, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे उसकी जिंदगी बदल सके। और इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जब उसे विदेश जाने का मौका मिला। तो शहजादी ने है इसके बारे में उसके माता पिता से बात करें, परंतु पहले तो उसके माता पिता चिंतित कि वह एक दूसरे देश में जा रही है, परंतु लगातार से शहजादी पूछने पर उनके माता पिता आखिर में मान लिया और उन्होंने कैश और अपनी एक सोने की चेन इंतजाम की। अब शहजादी के परिवार को तो लगने लगा कि अब उनकी बेटी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला था, या शायद सबसे बड़ी गलती। कुछ ही हफ्तों बाद उसका वीजा लग चुका था, फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी थी और वह पहली बार इंडिया छोड़कर अब्बू धाबी के लिए निकलने वाली थी। पर क्या यह वाकई एक अच्छा मौका था, या फिर वह किसी गहरी साजिश की ओर बढ़ रही थी जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था? साल 2021 जब शहजादी ने पहली बार किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में कदम रखा, दिल में अजीब सा डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली को एहसास है। अब्बू ढाबी एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे एक अलग दुनिया दिखने लगी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें और एक ऐसा माहौल जो उसने सिर्फ टीवी और मोबाइल वीडियो में देखा था। लेकिन इस नई दुनिया में कदम रखते ही सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसे बताया गया था, क्योंकि एयरपोर्ट पर कोई उसे लेने नहीं आया। उसने मोहम्मद उजैर को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह कंफ्यूज थी, क्या वह किसी गलत जगह आ गई थी? करीब 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद एक अजनबी शख्स उसके पास आया और उसने कहा, तुम शहजादी ही हो ना? उसने सिर्फ इतना पूछा और उसका बैग पकड़ लिया। लेकिन यह शख्स मोहम्मद उजैर नहीं था, जबकि उजैर ने शहजादी को भरोसा दिलाया था कि जब वह अब्बू ढाबी पहुंचेगी तो वह खुद एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने के लिए आएगा। लेकिन जब वह बेचारी वहां पहुंची तो उजैर गायब था, उसका मोबाइल भी बंद था और उसकी जगह एक अजनबी आदमी उसे रिसीव करने आया। उसने कहा, मैं फैज का आदमी हूं, तुम्हें लेने आया हूं। अब नाम तो सुना सुना लग रहा था। उजैर ने अपनी बातों में फैज का जिक्र किया था। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने गाड़ी में बैठने का फैसला किया। गाड़ी अब अब्बू ढाबी के एक पॉश इलाके की ओर बढ़ रही थी। करीब 40 मिनट के सफर के बाद गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने जा रुकी। यही था फैज और नादिया का घर, जहां उसे अब काम करना था। जैसे ही वह गाड़ी से उतरी, घर का दरवाजा खुला और नादिया खुद बाहर आई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, आवाज में अपनापन। अब तक सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उजैर ने उसे बताया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही घर आने वाले वक्त में उसके लिए कैद खाने से कम नहीं होने वाला है। अब शहजादी का रूटीन सेट हो चुका था। घर में उसे साफ सफाई और दूसरे छोटे मोटे कामों के साथ सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी दी गई थी वह थी नादिया और फैज के न्यू बेबी की देखभाल। दिन भर उसे बेबी के आसपास रहना होता, उसके हर जरूरत का ध्यान रखना पड़ता। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। बेबी अगर जरा सा भी रो देता तो पूरा परिवार शहजादी पर शक करने लगता। नादिया को हर चीज पर परफेक्शन चाहिए था, और अगर कुछ भी उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता तो वह सीधा गुस्सा शहजादी पर निकालती थी। सबसे दिक्कत वाली बात तब हुई जब बेबी की तबीयत बिगड़ने लगी। हल्का सा बुखार भी होता तो सीधा उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता। तुम्हारी ही वजह से हुआ है। ये और ऐसी ही तमाम बातें
अब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थी। शहजादी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने नौकरी छोड़ने की सोची भी नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो उसका इतनी दूर यहां आना व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन वह जितना एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, हालात उतने ही खराब होते जा रहे थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन नादिया और फैज अपने 4 महीने के बेबी को रूटीन टीकाकरण के लिए लेकर गए। वैक्सीन लगाने के कुछ देर बाद ही बेबी लगातार रोने लगा। यह देखकर नादिया और फैज को चिंता होने लगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह एक नॉर्मल रिएक्शन है और बेबी को आराम की ज्यादा जरूरत है। शाम तक बेबी थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन पूरी तरह नॉर्मल नहीं लग रहा था। फिर नादिया ने बेबी को दूध पिलाने के लिए शहजादी से कहा और खुद अपने काम में लग गई। शहजादी ने बेबी को गोद में उठाया, दूध पिलाया और फिर सुला दिया। कुछ घंटे बाद जब नादिया अपनी बेबी को देखने के लिए आई तो सब कुछ बदल चुका था। बेबी पूरी तरह शांत था। घबराकर नादिया और फैज बेबी को तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टरों ने चेकअप किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर घर में मातम छा गया। लेकिन सिर्फ मातम ही नहीं, इसके कुछ ही घंटों बाद पूरा माहौल पूरी तरह बदल चुका था। नादिया और फैज की नजरों में अब सबसे बड़ा शक शहजादी पर ही था। घर वालों का गुस्सा अब सीधे इल्जाम में बदल चुका था। तुमने ही सही से उसका ध्यान नहीं रखा। सबसे शहजादी पहले से ही उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसकी हर बात पर शक किया गया। कुछ दिनों बाद यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने बिना किसी मेडिकल जांच के उसे हिरासत में ले लिया। अब शहजादी के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बेचारी एक अनजान देश में अकेली पड़ गई थी। 57 दिनों तक उसे पूछताछ के नाम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया जिसमें उसे यह कबूल करवाने के लिए मजबूर कर दिया गया कि हां, मैंने ही यह किया। यानी उसे ऐसा कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया गया कि वह जो अपराध उसने किया ही नहीं उसे स्वीकार कर ले। और यह वीडियो कबूलनामा ही कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत बना। जिस अपराध को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं था, वही आरोप शहजादी पर साबित कर दिया गया। मुकदमा पहले अब्बू धाबी की निचली अदालत में चला, फिर हाई कोर्ट और फिर आखिरकार यूएई की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। बाद में 28 फरवरी 2024 मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की गई और 15 फरवरी 2025 शहजादी की सजा का कार्यान्वयन किया गया। 28 फरवरी 2025 को यूएई अधिकारियों ने भारतीय दूतावास को सूचित किया कि शहजादी की सजा का कार्यान्वयन किया गया है। अंत में 5 मार्च 2025 शहजादी का आबू ढाबी में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके परिवार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह था पूरा मामला शहजादी कैस का। इसमें आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।